हरे कृष्णा प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रोनाउन की सेकंड शीट डिस्कस करेंगे। एक शीट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम। मैं क्षमा चाहूँगा आपसे कि लास्ट 3-4 दिन से, बल्कि 5 दिन हो गए होंगे, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घर में शादी थी छोटी सिस्टर की। तो आपको पता ही है, शादी के माहौल में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, तो उसके लिए रियली सॉरी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। और जैसे टाइम मिला, जैसे कि कल फ्री थे बिल्कुल अच्छी तरह, तो कल मैंने टाइपिंग वाला काम निपटा लिया था, ताकि आज से हम इस काम को स्टार्ट कर दें अगेन। तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि चैनल पे रेगुलर काम नहीं होगा। आपने देखा होगा कि डेली वीडियो डलती थी, बिल्कुल डेली। तो ये 3-4 दिन का बीच में ब्रेक आ गया, इसको हम कवर कर लेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी बढ़ा देंगे और अब से आपका काम भी बढ़ा देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज से ही आपका काम बढ़ेगा, यानी आपको भी काम दिया जाएगा। आप फ्री नहीं बैठेंगे, आप भी काम करेंगे। पहले मैं आपको काम समझाऊंगा, पहले चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, देन आप भी उस चैप्टर पे काम करेंगे। अगर हम दोनों साथ साथ काम करेंगे तो बच्चों रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, जिसकी उम्मीद भी नहीं है आपको, उतना अच्छा रिज़ल्ट हो सकता है। तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, जैसे आपने एक अपना स्टडी प्लान कर रखा हो कि मैं सुबह इतने बजे उठ के रात को इतने बजे तक का पूरा एक शेड्यूल तैयार कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मान लो किसी दिन कोई घर पे गेस्ट आ जाता है या आपको कहीं जाना पड़ जाता है। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड सी बातें हैं जो हमारी लाइफ में थोड़ी होती रहती हैं, जिस वजह से हमारा शेड्यूल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो कोई डिमोटिवेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, हमें मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि मैं भी अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हूँ और आपको भी बहुत डेडिकेटेड रहना भी है। और आप इस चैनल पे जितने भी बच्चे डेली पढ़ाई कर रहे थे, मैंने देखा उनको कि वो डेडिकेटेड हो भी चुके हैं पूरी तरह, अपने रिज़ल्ट को लेकर, अपने करियर को लेकर। तो चलो प्यारे बच्चों, आज पहली जो सेकंड शीट है कॉमन एरर साइंस में, हम इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले शीट 1 पढ़ लेना जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसमें मैंने सब्जेक्ट क्या होता है, कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन नहीं है, कौन ऑब्जेक्ट है, ये सब डिस्कस किया हुआ है। उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी अगर प्रोनाउन को क्लियर करना चाहते हो। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है बच्चों, माई सेल्फ इज़ रमन कुमार एंड आई लिव एट विलेज कालका नो एरर। आपको अक्सर मैंने बताया है कि आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखो। रामबाण है ये बात इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा और हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज़। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, लेकिन फ़िलहाल ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमने इतना ही सीखा है। अभी तक मैंने आपको इतना ही सिखाया है कि 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जो कहा था कि एक वीडियो है मेरी इसी चैनल पे, सेकंड वाली वीडियो, उसको सारे बच्चे देख लो, ताकि आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज़। अभी स्ट्रेस नहीं लेनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप इसको हेल्पिंग वर्ब बता रहे हो या मेन वर्ब बता रहे हो। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब ही सोचना। आगे चल के जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे वीडियोस बढ़ेंगी, तो आपकी नॉलेज भी बहुत हाई क्लास की बढ़ेगी। तो फिलहाल हेल्पिंग वर्ब है इज़। हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल पहले वाले को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पर लिखा बच्चों माई सेल्फ। तो ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के हम सब्जेक्ट बना दे, बस हेल्पिंग वर्ब के पहले आ गया तो वो सब्जेक्ट ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है प्रोनाउन के चैप्टर की, उसमें आप सभी जाकर एक बार उसको पढ़ें ज़रूर। उसके बिना नहीं सीख पाओगे प्रोनाउन, क्योंकि उसमें जो मैंने बताया है कि जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो आई है, यू है, दे है, वी है, ही है और शी है। तो देखो जो माई सेल्फ लिखा है वो किससे रिलेटेड है? ही से तो रिलेटेड नहीं है, शी से नहीं है, वी से नहीं है, ये आई से है। यानी आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ,
ये सब आई के ही पार्ट होते हैं। यानी कि यहाँ पर आई की जगह पर माई सेल्फ दिया हुआ है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सब्जेक्ट जब भी किसी को बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट वाली टेबल से होना चाहिए, ना कि कुछ भी। तो बच्चों यहाँ पे जो माई सेल्फ वर्ड है वो गलत है। माई सेल्फ की जगह पर आई आएगा, और जब आई आएगा तो आई के साथ तो ई जाता नहीं है, तो एम आता है। तो क्या बन जाएगा? आई एम रमन, आई एम रमन कुमार। और एक बात नोट कर लेना बच्चों कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं हम, जितने भी वर्ड इंग्लिश में सेल्फ और सेल्व्स पे ख़त्म होते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं आता। ये बात नोट करके लिख लेना। एरर क्या है वो तो समझ ही चुके हो। उससे एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ कि माई सेल्फ कभी भी यूज़ नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब से पहले। अगर यूज़ होगा तो बिना हेल्पिंग वर्ब के होगा। जैसे माई सेल्फ रमन कहना ठीक हो सकता है, लेकिन माई सेल्फ इज़ रमन कहना गलत है। चलो सेकंड सेंटेंस देखो बच्चों। इट इज़ मी हु हैज़ कम। आपको याद होना चाहिए ऐसा एक सेंटेंस मैंने शीट 1 में करा दिया है। जो सेंटेंस इट से शुरू हो जाए, इट के बाद इज या वोज में से कुछ भी आ जाए, तो उस इज या वोज के बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आ सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बाद वाले सेंटेंस पे। अगर आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यू है तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ करना है, और अगर आपका सेंटेंस वहीं पर ख़त्म हो जाता है तो आपको यूज़ करना है वहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो आप खुद चेक कर लो। इट इज़ मी के बाद हु हैज़ कम फ्रॉम वेरी फार पूरा एक सेंटेंस है। इसका मतलब यहाँ पर मी की जगह पर आई का यूज़ होगा। यहाँ पर मी की जगह पर आई का यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे आई, इट इज़ आई। कब यूज़ करना है सब्जेक्ट? जब इट से सेंटेंस शुरू हो, उसके बाद इज या वोज आ जाए, और इज या वोज के बाद आप आई यूज़ करेंगे या मी यूज़ करेंगे, मतलब सब्जेक्ट यूज़ करेंगे या ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ये बात डिपेंड करती है उनके बाद वाले सेंटेंस पे। अगर उनके बाद पूरा सेंटेंस बना हुआ है सो यू विल हैव टू यूज़ ओनली सब्जेक्ट, और अगर वहीं पे ख़त्म है सो यू विल हैव टू यूज़ ओनली ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस है बच्चों। द बॉयज सेड टू मी इनोसेंटली प्लीज़ अंकल लेट आई प्ले। मैं अक्सर शायद बताता रहता हूँ आपको कॉमन एरर में, शायद ये बात मैंने बताई है नहीं, लेकिन इस बात को बिल्कुल एक ही बार में समझ लेना, दोबारा कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, लिख लेना इस बात को। लेट जहाँ भी दिखाई दे उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑलवेज वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यानी लेट के बाद देख रहे हो आप आई लिखा है जो कि एक सब्जेक्ट है, लेट के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी कि मी आना चाहिए, लेट मी प्ले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आई एम बेटर देन हिम इन मैथमेटिक्स नो एरर। शायद ये भी बात मैं बता चुका हूँ बच्चों कि आपको पहले ही देखना है कि जो देन या एज वर्ड है ना, एक तो देन और एक एज, इंग्लिश में इन दो वर्ड को देख लेना। अगर इनके पहले वाला सब्जेक्ट हो तो इनके बाद वाला प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होगा। अब आप चेक करो, देखो जो देन है उस देन, एक सेकेंड, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो ये देन है, देन के पहले बेटर है, यानी कोई भी प्रोनाउन नहीं है। फिर बेटर के पहले देखो एक एम है जो कि कोई प्रोनाउन नहीं है। अब एम के पहले जो आई है वो एक प्रोनाउन है बच्चों, और कैसा प्रोनाउन है वो आप सबको पता है, सब्जेक्ट वाला। और अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ हो तो देन के बाद भी आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। इट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ हिम की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिम की जगह पर यहाँ पर ही का यूज़ होगा प्यारे बच्चों। हिम की जगह पर यहाँ पर ही का यूज़ होगा। आई थिंक समझ गए होगे आप कि देन और एज के पहले जैसा प्रोनाउन यूज़ हुआ है, देन और एज के बाद भी वैसा ही प्रोनाउन यूज़ होगा।
सॉरी। तो अगर आपको ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, इसको रफ कर देते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है, यू कैन हेल्प मी बेटर देन हिम। यू कैन हेल्प मी बेटर देन हिम। तो बच्चों इसमें भी आप देखो, जो देन है उसके बिल्कुल बाद जो भी प्रोनाउन है, उसके बिल्कुल बाद जो भी प्रोनाउन है, आपको ये चेक करना है कि वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है या सब्जेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। तो आप इजीली इसको देख सकते हो, बड़ा सिंपल सा है, दिखाई दे रहा है हमें कि बेटर के बिल्कुल पहले मी यूज़ हुआ है। मी एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो देन के बाद भी हिम यूज़ हुआ है, जो कि वो भी एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि अगर यहाँ पर देन से पहले अगर जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, अगर वो किस तरह यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, तो हम देन के बाद वाले को भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आई एंड यू विल वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। आई एंड यू विल वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, जो कि आप सीख चुके हैं। हमारी हेल्पिंग वर्ब विल है। विल के पहले देखिए यू आया है, जो कि एक सब्जेक्ट है। फिर एंड से पहले जो आई आया है वो भी एक सब्जेक्ट है। यानी दोनों एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुए हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी बच्चे को, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल है, विल से पहले सब्जेक्ट यू है, फिर आई भी सब्जेक्ट है, यानी दोनों ठीक हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, एक थोड़ी सी, बिल्कुल एक छोटा सा स्टेप और इंक्रीज़ कर लेते हैं अपनी नॉलेज में, कि अगर कभी भी आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस का हो, मतलब आपके सेंटेंस सकारात्मक सेंस का हो, तो उस सेंटेंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, आप उनको 2 3 1 के आप उनको 2 3 1 के ऑर्डर में लिखेंगे। आप उनको किस ऑर्डर में लिखोगे बच्चों? 2 3 1 के। यानी 2 मतलब यू, 3 मतलब ही या शी या किसी का नाम, और 1 मतलब आई। तो देखो दोबारा समझो इस बात को, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको एक कोड यूज़ करना है 2 3 1। यानी सबसे पहले 2 आना चाहिए, 2 यानी यू आना चाहिए। यू के बाद अगर सेंटेंस में ही शी या किसी का नाम है तो वो आना चाहिए, और अगर उसके बाद आई भी है तो फिर वो आना चाहिए। तो हमारे पास आज बच्चों 3 तो है नहीं 6 सेंटेंस में, लेकिन 2 और 1 ज़रूर है। 2 और 1 है तो पहले कौन आएगा? 2, यानी कि यू। फिर कौन आएगा? एंड आई। तो सेंटेंस बनेगा यू एंड आई विल वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द टीचर ordered him to distribute these sweets between you and I। बच्चों जब भी कभी हमारे सेंटेंस के अंदर हमें प्रेपोजिशन दिखाई दे, ये प्रेपोजिशन है बिटवीन। प्रेपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, वो प्रोनाउन हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट की टेबल से लेना है हमें। तो यू तो देखो सब्जेक्ट के टाइम भी और ऑब्जेक्ट के टाइम भी यू ही रहता है, तो यू से तो हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन इस यू के बाद जो एंड आई दिया है, वो आई यहाँ पे गलत है बच्चों, क्योंकि आई एक सब्जेक्ट है और हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो क्या करेक्ट होना चाहिए? बिटवीन यू एंड मी। जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल ईजिली चीज़ें समझ आ रही होंगी, बहुत आसान भाषा में समझाया जा रहा है।
बस इतनी ही आसान भाषा में स्टेप टू स्टेप चलते जाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उलझना नहीं है, सुलझना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दिस इज अ मैन हु ऑलवेज वर्क्स हार्ड एंड हेल्प्स अदर्स। देखो इस सेंटेंस में बच्चों आर्टिकल का यूज कर दिया, आर्टिकल का यूज कर दिया गया इसमें, लेकिन आपको आर्टिकल के कुछ मैं शीट्स दे चुका हूँ, अगर आप उनको पढ़ते हैं या पढ़ा है आपने तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं अपने साथ तो दिक्कत पक्का आ जाएगी। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बात सॉरी। देखो जैसे लिखा दिस इज़ अ मैन, अगर हम किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके बता रहे हैं देखो ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जो हमेशा हार्ड वर्क करता है और मदद करता है दूसरों की। आप किसी की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो देखो ये वही आदमी है जो बहुत अच्छे काम करता है, समाज सेवा करता है, ये व्यक्ति बहुत मेहनती है। तो इसका मतलब आप उस आदमी के बारे में पहले से जानते हैं, तभी तो बोल पा रहे हैं ये बात। यानी कि ये मैन को आप पहली बार नहीं देख रहे हो, इस मैन को आप जिस समय बोल रहे हो ना उससे पहले भी बहुत बार या कम से कम एक बार तो पहले देख चुके हो, तभी आप उसके बारे में कोई बात समझा पा रहे हो। तो बच्चों दिस इज़ आ मैन तब आता है जब आप किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या उसके बारे में बात आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप उसको जानते ही नहीं हैं। और दिस इज़ द मैन तब आता है जब आप उसके बारे में जानते हैं और आप उसके बारे में किसी को बता रहे हैं। इट मीन्स दिस इज़ द मैन हु ऑलवेज वर्क्स हार्ड एंड हेल्प्स अदर्स। राइट होगा हमारा आंसर। बच्चों 9th देखिए, द बॉय सॉरी द बॉय whom I know, the boy whom I know are not you। अब इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। द बॉय दिया है, द बॉय के बाद whom है, whom के बाद I know are not you। बच्चों इस सेंटेंस को पहले तो देखो, मैं समझा तो अभी सकता हूँ लेकिन आपको मुझे ना एक टेबल और बनानी पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि जो बच्चे मुझसे बेसिक से पढ़ते जा रहे हैं ना, जिनको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आती जा रही हैं, वो यहाँ आके थोड़ा पजल हो सकते हैं। रीज़न बता देता हूँ क्यों। देखो अब तक ऊपर हु तो पढ़ लिया 2-3 बार, हु का तो सेंटेंस आ गया। हु का जब भी सेंटेंस कोई आया, जैसे देखो 8th में हु दिया हुआ है, 8th के अलावा 2nd में हु दिया हुआ है, लेकिन हुम भी आया हुआ है जो कि बीच में आया है, और कई बच्चों ने हु को और हुम को WH की तरह पढ़ा है, इसके अलावा वो बेचारे कुछ नहीं जानते उसके बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले मैं इनके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, आप तब ऐसे वाले सेंटेंस करना जैसे 9th, ठीक है, जिनमें होम का यूज़ हुआ है। होम क्योंकि एक ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, और हु एक सब्जेक्ट होता है। एक छोटी सी स्टोरी है इनके लिए, पहले वो समझा दूंगा, तब आप इस सेंटेंस को करना। अभी के लिए इस सेंटेंस को होल्ड पे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ही इज़ सच अ बॉय हु डज नॉट ओबे एनीबडी। अब ही इज़ ही इज़ सच अ बॉय हु डज नॉट ओबे एनीबडी। बिल्कुल 10 सेकंड के लिए खुद सोच के देखो इसमें कोई गलती लग रही है क्या, फटाफट। चलिए, आपको जो भी इसमें समझ आया हो उसको एक बार चेक करो, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने सही सोचा इस सेंटेंस को लेकर या गलत। तो बच्चों देखो, ही इज़ सच आ बॉय हु डज नॉट ओबे एनीबडी जो सेंटेंस है,
उसमें एक पेयर बनेगा, ही इज़ सच अ बॉय एज डज नॉट ओबे एनीबडी। मेरी बात को दोबारा समझिए। ही इज़ सच अ बॉय हु डज नॉट ओबे एनीबडी जो है, उसमें हु की जगह पर एज का यूज़ होगा। आगे चल के कुछ पेयर सिखाऊंगा, उन पेयर्स में आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ बातें बच्चों ऐसी हैं, क्योंकि मुझे आपके लिए चैप्टर बनाना आसान, तो जो मुझे लगता है कि अभी अगर सेंटेंस में आ गई हैं लेकिन अभी बताने से आप बिल्कुल पूरी तरह कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, मैं उनको होल्ड पे डालूंगा, ताकि हम अगली वीडियोज़ या एक दो वीडियो जिसकी वजह से जो कमी आ रही है वो कमी पूरी होने के बाद आपको ये सेंटेंस भी बिल्कुल मजाक लगे, कुछ लगे ही ना इनमें। तो अभी तो इतना सीखना है कि सच आ तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमें हु के स्थान पर किसका यूज़ करना है, हु के स्थान पर यूज़ करना है एज का। सेंटेंस नंबर 11 देखिए। डू यू नो ए प्लेस वेयर आई कैन लिव पीसफुली। क्या तुम जानते हो कोई ऐसी जगह जहाँ मैं बहुत ही शांति से रह सकूं। तो क्या आप मुझे ऐसी कोई जगह बता सकते हो, इस सेंटेंस में ये पूछा गया है। अब आप इस बात को फिर समझना आर्टिकल के एंगल से। बच्चों मैंने क्या कहा आपको, अगर कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी वस्तु अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं, उसे उससे बात कर रहे हैं, तो उसके पहले आप ये लगा सकते हो। लेकिन अगर आप उसको पहले से जानते हैं, या आप उस स्थान पर पहले से जा चुके हैं, या आप उस स्थान के बारे में पहले से जानते हैं, तो बच्चों उसके पहले द आएगा। तो अब आप इसकी सेंस खुद समझिए। डू यू नो, मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप जानते हो ए प्लेस। अब वो ए प्लेस देखो मेरे लिए हो सकता है ए प्लेस, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं, और मैं पूछ आपसे रहा हूँ कि क्या आप जानते हो किसी ऐसी जगह को जहाँ मैं शांति से रह सकूँ। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति से मैं पूछ रहा हूँ वो व्यक्ति तो उस जगह को पहले से ही जानता है, और अगर वो जानता है तभी तो मुझे बता पाएगा ना। हाँ एक शिमला नाम की जगह है, या हाँ एक मनाली नाम की जगह है, रोहतांग नाम की जगह है जहाँ पर पीसफुली व्यक्ति रह सकता है। तो इसका मतलब जिससे हम पूछ रहे हैं वो उस जगह के बारे में ऑलरेडी जानता होगा। तो बच्चों आ प्लेस की जगह पे द प्लेस यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दिस इज एन इंस्टीट्यूट दैट लीड्स टू सक्सेस। ये एक वो इंस्टीट्यूट है। अब देखो इस सेंटेंस में और 11th में सॉरी, और 8th सेंटेंस में, आप तीनों सेंटेंस को मेरी वीडियो के बाद जब मैं फिनिश कर दूं अपना काम, तो आप इसको फिर प्ले करके एक बार ढंग से सोचना मेरी बात को। आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसा आ जाएगा, ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको बिल्कुल ईजीली, बहुत आसान भाषा में खुद अपने आप खुद सोच के देखना। जैसे कोई आपसे बोल रहा है दिस इज़ एन इंस्टीट्यूट, कोई इशारा कर रहा है किसी भी कोचिंग की तरफ या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरफ जहाँ पर उसको लगता है कि ये लोग सक्सेस तक पहुँचाते हैं, ये लोग किसी भी विद्यार्थी को सक्सेस तक ले जाते हैं, ये वो इंस्टीट्यूट है। यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है, जो बता रहा है, इसका मतलब उसको उस इंस्टीट्यूट पे भरोसा है। इसका मतलब वो व्यक्ति उस इंस्टीट्यूट के बारे में पहले से किसी से या तो सुन चुका है, या वहाँ खुद पढ़ चुका है, या वो व्यक्ति उस पर बहुत फेथ करता है। इसका मतलब ऐसा है कि वो इस इंस्टीट्यूट के लिए नया तो नहीं है। जो व्यक्ति बता रहा है कि ये वही इंस्टीट्यूट है, तो बच्चों जब वही इंस्टीट्यूट है इसका मतलब तो वो जानता है, और जब जानता ही है तो ए क्यों लगाएंगे भाई हम, या एन क्यों लगाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, दिस इज़ द इंस्टीट्यूट दैट लीड्स टू सक्सेस। मैं उम्मीद करता हूँ ये 12 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, जिसमें से एक दो क्वेश्चन मैंने अभी छुड़वा दिए हैं, जिसकी वजह क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अभी नहीं आते हैं, और ना मैंने फर्स्ट वीडियो में प्रोनाउन की में उनको बताया भी। उनके लिए मैं अदर वीडियो, एक दो वीडियो और बनाऊँगा, तब आपको क्लियर होगा बच्चों। लेकिन जितना आया है उसकी प्रैक्टिस
दमदार और भयंकर वाली करनी है। चलो नेक्स्ट शीट पे देखते हैं। दिस इज़ द इंस्टीट्यूट, अब यहाँ पर तो आपके सामने दे ही रखा है, दिस इज़ द इंस्टीट्यूट विच लीड्स टू सक्सेस। बच्चों अभी तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि इसमें आपको चेंज क्या करना है, इसमें आपको ठीक क्या करना है। देखो इससे पहले सेंटेंस में यहाँ पे ना नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई, इसको भी मैंने 12 ही लिख दिया और पीछे भी 12 ही था। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ठीक क्या करना है। जैसे कि दिस इज़ अभी हमने पीछे डिस्कस किया, दिस इज़ के बाद वहाँ पे एन इंस्टीट्यूट था, हमने उसको दा कर ही लिया था, तो दा तो ठीक है यहाँ पर, दिस इज़ द इंस्टीट्यूट। ये सेंटेंस नेक्स्ट है, आप इसको 12 ना समझे, 12 जो था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 12 के जैसा ही नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको 13 मान सकते हैं आप, लेकिन इसमें एक मिस्टेक कुछ और है, वो नहीं है जो हमने अभी ठीक की है, क्योंकि वो तो इसमें ठीक हो रखी है ऑलरेडी, दिस इज़ द इंस्टीट्यूट। अब जो इसमें विच दिया ना बच्चों, वो विच यहाँ पे गलत है। देखो मैं आपको बता दूं पहले, विच, वट, दैट, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें आप, या फिर हु, जिन्हें आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ करते हो। WS तो मानते ही हो, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ करते हो। मैंने इसीलिए आपको बोला कि मैं एक छोटी सी वीडियो शायद कल या परसों में डाल दूंगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड या कुछ और प्रोनाउन ऐसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनसे रिलेटेड क्लियर कर दूंगा। उसके बाद देखना आप क्वेश्चन लगा के, आपको क्वेश्चन 6th क्लास टाइप लगेंगे ये सब। तो जो विच है यहाँ पे वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों, और यहाँ पर विच की जगह पर दैट का यूज़ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये मैं उस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। तो आपको फ़िलहाल इतना करना है, दिस इज़ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, विच की जगह पे हम दैट कर लेंगे, फिर क्या बन जाएगा, दिस इज़ द इंस्टीट्यूट दैट लीड्स टू सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो बच्चों देखिए 13, हु हैव नोट कम टाइमली हैव लॉस्ट मैनी थिंग्स। अब सीधा हु हैव से शुरू कर दिया हमने, हु हैव नोट कम, किन की बात कर रहे हैं हम, हु हैव नोट कम, कौन, हमें ये तो बताना पड़ेगा, वो लोग जो नहीं आए। हु का सेंस यहाँ पे सिर्फ जो के लिए है, वो लोग जो नहीं आए, और वो की सेंस के लिए हमें यहाँ पर दोज का यूज़ करना पड़ेगा। यानी बच्चों सेंटेंस करेक्ट होगा, दोज हु हैव नोट कम टाइमली हैव लॉस्ट मैनी थिंग्स। ये धीरे धीरे आपको समझ आने लगेंगी चीज़ें कि जैसे यहाँ पे हु यूज़ हुआ तो हु को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हु यहाँ पे WH की तरह नहीं, हु यहाँ पे जो की सेंस दे रहा है, और जो की सेंस का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में बच्चों, ईच वन ऑफ अस गोज़ टू परचेज आइटम्स फॉर आर ओन यूज़। मेरा आज का लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद शीट में जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करके देखने हैं। आपको मुझे कमेंट में बताने हैं, आपको कमेंट में ये बताना है सर 14th में एरर ए है, यानी ए पार्ट है या बी पार्ट है या सी पार्ट है। 15th में ये एरर है, ए या बी या सी, या नो एरर है। मेहनत आप भी करोगे तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सर्च करने में मज़ा आएगा। टीचर का उत्साह बच्चों को देखकर बढ़ता है बच्चों। टीचर कभी भी उत्साहित होता है तो बच्चों को देखकर, टीचर को मोटिवेशन बच्चों को देखकर मिलता है, बच्चों को मोटिवेशन टीचर को देख के मिलता है। तो आप अगर हमें मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, आप हमें चाहते हैं कि हम बिल्कुल एनर्जेटिक होके पढ़ाएं आपको, तो आपको बच्चों उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। आप उसमें कमेंट्स में जब करोगे एक एक क्वेश्चन को क्लियर, तो हमें लगेगा बच्चा मेहनत कर रहा है। तो चाहे 4 ही बच्चे ऐसा क्यों ना कर रहे हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई 500 बच्चे ही मेहनत करें तभी हम मेहनत करेंगे बच्चों के लिए। चाहे 4 भी बच्चे डेडिकेटेड हुए ना, तो भी लगता है कि 4 बच्चों का सिलेक्शन तो निश्चित है। ये 4 वो हैं जो सबसे हटके हैं। तो आपको हटके बनना है, भीड़ में नहीं मिक्स हो जाना है
कि जो सारा देश कर रहा है, सारी दुनिया कर रही है, जो सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मैं भी वही करूँगा। जैसे एक भेड़ चाल है हमारे देश में, किसी भी एक बुक का नाम बता दिया, बस सारा देश उसी को पढ़े जा रहा है, चाहे वो उस पेपर के अकॉर्डिंग काम करेगी या नहीं करेगी, फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों 14th मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप देखेंगे। सॉरी, देखो 14th में बच्चों सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि आपको अगर आपके सेंटेंस में ना ऑफ मिल जाए, क्या मिल जाए आपको अपने सेंटेंस में, ऑफ मिल जाए। एक सेकेंड, ईच वन ऑफ अस गोज टू परचेज आइटम्स। हाँ जी, पहले तो आपको अपने सेंटेंस में बच्चों ऑफ देखना है। अगर आपको अपने सेंटेंस में ऑफ सेकंड नंबर पे मिल जाए या थर्ड नंबर पे मिल जाए, मोस्टली सेकंड पे मिलेगा, 99% सेकंड नंबर पे ऑफ मिलेगा आपको। अगर ऑफ सेकंड पे ना मिले तो थर्ड पे चेक करना। जैसे इस सेंटेंस में ईच वन ऑफ थर्ड नंबर पे ऑफ है, और ऑफ जैसे ही मिल जाए फिर आपको ऑफ से पहले वाले वर्ड को सब्जेक्ट मान लेना है, यानी कि यहाँ पर वन ईच ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुए हैं। तो बच्चों इन वन और ईच में से कौन सब्जेक्ट मानना है वो भी क्लियर कर लेते हैं। वन और ईच में से वो सब्जेक्ट मानना जो पहला होगा, पहला यानी ईच। और ईच बच्चों हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर की तरह यूज़ होता है। ईच को आप सिंगुलर मानना, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो लास्ट में जाके देखिए, इसमें जो आर ओन यूज़ दिया है, वो जो आर दिया है वो गलत है, यहाँ पर हिज का यूज़ होगा। हिज क्यों आया? क्योंकि ईच सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो हिज यहाँ पर यूज़ होना चाहिए, जो कि करेक्ट होगा। बच्चों इस शीट के सारे क्वेश्चन बचे हुए आप करेंगे, इसके बाद इस शीट के क्वेश्चन भी आप करेंगे। मैंने करीब 30 से 31 क्वेश्चन इसमें टाइप किए हैं। 30-31 क्वेश्चन करने के बाद बहुत हद तक प्रोनाउन आपको समझ आने लगेगा, आपको ईजी लगने लगेगा, लेकिन आपको करना है इस पे काम। आप मेरी पहले वाली वीडियो देखना, तब ये हो पाएगा। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक्स बातें डिस्कस की हैं। बेसिक्स के बाद आप सेकंड लगाना, आपसे अच्छे से लगेगी, आपको लगेगा कि बहुत रेयर से डाउट आए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल से रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है। जय हरे कृष्णा, राधे राधे।